दोस्तों, आइए लोकतंत्र पर कुछ चर्चा करें। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की हुकूमत होती है, लेकिन क्या यही लोकतंत्र की असलियत है? यह सही है कि लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए जनता का समर्थन आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि पूंजी की बड़ी ताकतें भी आपका समर्थन करें, साथ में नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा भी साथ में आए, तब कहीं जाकर सत्ता का समीकरण पूरा बनता है। बिना इस समीकरण को देखे हुए, इसकी समीक्षा किए हुए राजनीतिक परिस्थिति का जो भी आकलन होता है वो गलत साबित होता है। अगर आपको इसी समीकरण की रोशनी में लोकतांत्रिक राजनीति की हकीकत को जानना समझना है तो नई परख चैनल देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए। धन्यवाद। नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में और राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी घटना के राजनीतिक निहितार्थ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब 2011, 12 और 13 के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था, तो उस वक्त हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के साथ में टीवी पर साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते थे और कहते थे कि कांग्रेस सरकार भ्रष्ट है, वो भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। इसमें मेरी भी भूमिका थी। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष के लगभग सभी नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रही है। ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसके खिलाफ कोई जांच न चल रही हो, जिसके रिश्तेदारों के खिलाफ, जिसके परिवारीजनों के खिलाफ कोई ना कोई छापा ना पड़ गया हो। लगभग सभी जगह यही स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी, जितने विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, वो सारे के सारे बेदाग बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ ईडी लगी हुई थी, दूसरी केंद्रीय एजेंसियां लगी हुई थी, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, अब जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनकी स्थिति क्या है? अब मैं आपको बताता हूं। करीबन 2.5 साल पहले की बात है। मैं एबीपी चैनल के ऊपर एक कार्यक्रम में चर्चा कर रहा था और वो कार्यक्रम ये था कि रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर ईडी का छापा पड़ा था और उनको बुलाया गया था ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए। तो हम लोग लगभग पूरे दिन ये कार्रवाई चलती रही और दिन काफी बड़े अरसे तक हम लोग टीवी पर रहे और उसकी समीक्षा करते रहे। वहां लगभग बैठे हुए सभी पत्रकारों का ये मानना था कि अब रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उनके खिलाफ कुछ ना कुछ जो जांच है वो एक निष्कर्ष तक पहुंचेगी, क्योंकि बहुत दिनों से ये गतिविधियां चल रही थी। लेकिन आज तक रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया। आज तक उनके खिलाफ कोई भी मामला जो है वो अदालत में पेश नहीं किया गया। सत्येंद्र जैन, जो कि बहुत लंबे अरसे से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में है और अभी उनको बहुत ज्यादा, जब वो मृतप्राय हो गए स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, तब उनको घर पर रहने की इजाजत मिली है। मनीष सिसोदिया, जो पिछले 8 महीने से जेल में है, इन दोनों के खिलाफ आज तक कोई भी चार्जशीट नहीं पेश की गई है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये किस प्रकार का मामला है। आप संजय सिंह को, इनका भी आपने जिक्र किया, उनके घर सीबीआई ने, इनके घर ईडी ने छापा मारा और 8 घंटे तक ईडी उनके घर पर रही। पूछताछ का नाटक चलता रहा, लेकिन एक पर्ची, कागज की पर्ची जब्त नहीं की गई, कुछ भी, कोई सामग्री जब्त नहीं की गई, किसी भी चीज का कोई सीजर नहीं हुआ और उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कौन इससे इनकार करेगा? लेकिन भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की आड़ में अगर आप अपने राजनीतिक स्वार्थों को हल करेंगे तो धीरे धीरे भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई कार्रवाई भी निष्प्रभावी हो जाएगी, वो एक तमाशा बन के रह जाएगी। अच्छा, अब एक तरफ तो कहा जाता है कि कानून को अपना काम करना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जो कि कानून की प्रतिनिधि हैं, उस वक्त किसी राजनीतिक दल को उसके समांतर सड़क पर प्रदर्शन करके ये मांग क्यों करनी चाहिए कि भाई इस्तीफा दो? कानून के साथ इस धारणा पर टिका हुआ है कि जब तक कोई अपराधी सिद्ध ना हो जाए तब तक वो निर्दोष है, तब तक वो अभियुक्त है, तब तक वो मुजरिम नहीं है, तब तक वो मुल्जिम है, ये है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो मान लिया है
कि ये सब लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, ये सब लोग भ्रष्ट हैं, इनका भ्रष्टाचरण साबित हो चुका है, ये सब अपराधी हैं और इनके खिलाफ न केवल कार्रवाई होनी चाहिए, न केवल इन्हें जेल भेज देना चाहिए, बल्कि इन्हें सभी तरह के सार्वजनिक पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें उनसे वहां से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, उससे सीधा लगता यह है कि ये पार्टी और ये सरकार एक विपक्ष मुक्त परिस्थिति की कल्पनाओं में है और उसको साकार करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह विपक्ष पूरी तरीके से नेस्त नाबूद हो जाए और हम एक ऐसी स्थिति में काम करें जहां या तो विपक्षी नेता जेल में हो, बाहर हो तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही हो, या वो डर गए हो, अगर नहीं डरे हो तो उनको जेल भेज दिया जाए। इस प्रकार की स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है। ये स्थिति भाजपा को अभी लगता है कि शायद इसका लाभ मिल सकता है चुनाव में। मुझे नहीं लगता कि इसका लाभ चुनाव में मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे तो केवल उन प्रश्नों के ऊपर वोट मिलेंगे जो डिलीवरी से संबंधित सवाल है। यानी भाजपा ने जनता से जो वायदे किए हैं, अगर उन वायदों को पूरा किया गया और उनके देश की जनता ने माना अगर इन्होंने वायदों को पूरा किया तो भाजपा को वोट मिलेंगे। इस प्रकार की जो राजनीति प्रेरित कार्रवाइयां हैं उनके ऊपर वोट नहीं मिलेंगे। आज जिस चैनल के ऊपर मैं बैठा हुआ था, एबीपी चैनल पर, वहां बार बार नीचे लिखा हुआ आ रहा था कथित शराब घोटाला। तो मैंने वहां पूछा, अपने पत्रकार मित्रों से भी पूछा और वहां एंकर से भी पूछा कि जिस शराब घोटाले पे पिछले 1.5 साल से जांच चल रही है, देश में सैकड़ों छापे डाले जा चुके हैं, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला जा चुका है, उसके आगे आप कथित शब्द क्यों लिख रहे हैं? क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि आज तक ये घोटाले के रूप में भी स्थापित नहीं हो पाया है? मतलब ये जो भ्रष्टाचार का मामला है, इसको भ्रष्टाचार का मामला बताने के लिए कोई भी सिक्काबंद उदाहरण मौजूद नहीं है, एक भी सबूत नहीं पेश किया गया है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां अपने आप में किसी को विश्वास नहीं दिलाती कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वास्तव में सच्ची कार्रवाई हो रही है। देखिए, भ्रष्टाचार भ्रष्ट तरीकों से समाप्त नहीं किया सकता। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जो ये कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार ही एक प्रमुख मुद्दा बन जाए, शायद वो भ्रष्टाचार और वंशवाद 2 मुद्दे को सबसे तगड़े हथियार के रूप में मानते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी पर और उसके नेताओं पर लगातार इस तरीके से हमला करने से क्या उनके इस दावे को और मजबूती मिल सकती है? कम से कम एक नैरेटिव गढ़ने में कामयाब हो सकते हैं कि जब आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है तो बाकी सब पार्टी से वो तो पूरे विपक्ष से ही नाराज हैं। वो ऐसा कोई विपक्षी नेता नहीं है जिससे वो नाराज ना हो, जिसके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई या तो वो कर रहे हैं या योजनाएं बना रहे हैं कार्रवाई करने की। आम आदमी पार्टी से वो विशेष रूप से नाराज है। पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी उनकी पार्टी को उनकी तमाम कोशिशों के बाद बार बार दिल्ली के चुनाव में धुआंधार पराजित करती है। ये तीसरा लगातार चुनाव है विधानसभा का जिसमें आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने दिया और पिछले 2 चुनावों में तो भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति कर दी। दूसरी समस्या यह है कि अरविंद केजरीवाल विशेष रूप से भ्रष्टाचार के मसले पर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के खिलाफ बहुत अधिक मुखर है और निडर होकर बोल रहे हैं और उन्होंने कुशलता बरतते हुए विधानसभा के पटल के ऊपर नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए हैं जो किसी और नेता ने नहीं लगाए। चूंकि वो विधानसभा में बोल रहे थे इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए नरेंद्र मोदी विशेष रूप से उनसे नाराज हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ खास तौर से इस प्रकार की कार्रवाइयां हो रही हैं। एक चीज ये भी है कि जो नरेंद्र मोदी और जिसके बारे में आप भी अक्सर कहते हैं कि जो विपक्ष है वो अपने अस्तित्व के लिए भी एकजुट हुआ है, क्योंकि मोदी बहुत आक्रामक तरीके से इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या इस तरह की कार्रवाई करके वो एक तरीके से विपक्ष की मदद कर रहे हैं कि भाई अब तुम लोग को तो एकजुट ही होना है, अलग होने का रास्ता है नहीं? देखिए, एक जमाना था जबकि कांग्रेस का इस देश की राजनीति में वर्चस्व था। आप भी सैद्धांतिक रूप से और काफी राजनीतिक इतिहास को आपने पढ़ा है तो आप भी जानते ही होंगे वो जमाना कैसा था। उस जमाने में कांग्रेस किसी भी विपक्षी सरकार को या विपक्षी नेता को पनपने नहीं देती थी। संविधान की एक धारा का इस्तेमाल करके विपक्षी सरकारें गिरा दी जाती थी, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो, सोशलिस्ट पार्टी की सरकार हो या किसी की सरकार हो, विपक्षी सरकारें गिरा दी जाती थी। कांग्रेस जो विपक्ष की पार्टियां थी उनको तोड़ देती थी, उसने रिपब्लिकन पार्टी को तोड़ दिया और जाने कितने विपक्षी नेता जो है वो कांग्रेस में चले जाते थे। इस पूरी परिस्थिति ने धीरे धीरे करके एक ऐसा माहौल तैयार किया
जिसके गर्भ से गैर कांग्रेसवाद की राजनीति ने जन्म लिया। आप कल्पना कीजिए कि 1967 में कम्युनिस्ट, जनसंघ, समाजवादी और कांग्रेस से टूटे हुए लोग सारे के सारे एक मंच पे क्यों आए होंगे? वो मजबूरियां, कांग्रेस ने भी सत्ता की होड़ तो उसके पीछे थी, लेकिन वो मजबूरियां, सब लोग अपनी विचारधारा को भूलकर, आपसी मतभेदों को भूलकर एक मंच पे आ जाएं, वो मजबूरियां तो कांग्रेस की तत्कालीन राजनीति ने पैदा की थी। आज भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जिसमें वो किसी को जरा सी भी गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं है, उसका नारा है 100% भाजपा। जब वो पहले कहती थी 100% भाजपा, तो मैं ये समझता था कि वो सारे चुनावों को जीत लेना चाहती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी पंचायत से लेकर और लोकसभा तक सारे चुनावों को जीत लेना चाहती है और उसके लिए कोशिश कर रही है, चुनावी होड़ कर रही, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, किसी को भी इसमें आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन ये मामला तो कहीं उससे और आगे चला गया है। ये मामला वहां चला गया है कि हम विपक्ष को अपनी राजनीतिक गतिविधि चलाने की स्थिति में ही नहीं रहने देंगे। वो हमारा मुकाबला करने की स्थिति में ही ना रह पाए। ये स्थिति सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जमानत के लिए अर्जियां देने के लिए मजबूर हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी का जिक्र करते हैं तो हमेशा कहते हैं, अच्छा वो जमानत पे छूटे हुए राहुल गांधी, अच्छा वो जमानत पे छूटी हुई सोनिया गांधी, अच्छा वो भ्रष्टाचार के मामले में जो सजा याफ्ता है वो लालू यादव। अब आप देखिए, लालू यादव भ्रष्टाचार के चारा घोटाले में, भ्रष्टाचार के मामले में लालू यादव को सजा हो गई। तेजस्वी यादव के ऊपर भी ईडी का सम्मन है, वो भी सब जमानत पर है। राबड़ी देवी भी जमानत पर है, मीसा भारती भी जमानत पर है। लेकिन उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। विधानसभा में उसके पास सबसे ज्यादा विधायक हैं और पिछला चुनाव वो जीतते हुए बचे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार की कार्रवाइयां दरअसल मतदाताओं के ऊपर कोई असर नहीं डालती और इससे बनने वाले माहौल से भी चुनाव बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है। क्या अभी तक ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन इस मसले पे एकजुट होकर सामने आया है? क्योंकि आमतौर पर जो दिल्ली यूनिट है कांग्रेस की, वो पहले इस तरह की कार्रवाइयों का स्वागत करती रही है, लेकिन अभी तक एक बयान मैंने देखा जो कि अजय राय, जो कि अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, उन्होंने इसकी निंदा की है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया केवल गठबंधन अजय राय ने निंदा की है, बल्कि रणदीप सुरजेवाला ने भी एक वक्तव्य दिया। इसमें उन्होंने कहा है कि अपनी आवाज को बुलंद करने वाले संजय सिंह, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, बुलंद आवाज में बात करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसकी उन्होंने निंदा की है। अभी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर कीर्ति आजाद टीवी पर बाकायदा इस बात को बहुत मजबूती के साथ रख रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस मामले पे जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूती के साथ एकजुट है और उसमें से किसी भी व्यक्ति ने अभी तक संजय सिंह की गिरफ्तारी के सवाल पर आम आदमी पार्टी से कोई सवाल नहीं पूछा। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा हो कि आम आदमी पार्टी इसका जवाब दे कि भाई उनके नेता को इस आरोप में क्यों गिरफ्तार किया गया। कल कुछ पत्रकारों से भी पूछताछ हुई, जिसमें बहुत नामी गिरामी पत्रकार थे, उर्मिलेश थे, अभिसार शर्मा थे, और उसके साथ ही जो न्यूज क्लिक के मुख्य संस्थापक थे प्रवीर पुरकायस्थ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो कार्रवाई है वो असल में यूएपीए लगाकर किया गया और भी इसको खतरनाक बनाता है। तो क्या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार अपनी आलोचना करने वाली आवाजों के प्रति काफी असहिष्णु होती जा रही है? देखिए, ये कहानी तो पुरानी है। ये इस जो न्यूज क्लिक वाला मामला है, उस पुरानी कहानी का ताजा उदाहरण है, ताजा कड़ी है। ये कहानी पुरानी है। पत्रकारों, देखिए, जो विरोध करता है और जो अपनी आवाज बुलंद करता है, अगर किसी तरह सरकार को अगर मौका मिलेगा तो सरकार उसका मुंह बंद करने की कोशिश जरूर करेगी। देखिए, सभी सरकारें विरोध से चिढ़ती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल मोदी सरकार ही विरोध से चिढ़ती हो। सभी सरकारें चाहती हैं कि उनका विरोध न किया जाए, उनके खिलाफ आंदोलन न हो, उनसे सवाल न पूछे जाएं, उनके दिए हुए आंकड़ों पर संदेह न किया जाए, उनकी आलोचना की जाए, सरकार जो कहा जाए उसको बिना कोई सबूत मांगे उसको स्वीकार कर लिया जाए और लोग वोट दें और घर पे बैठें और अगले चुनाव का इंतजार करें। ये सब सरकारों के लिए आदर्श स्थिति है। लेकिन लोकतंत्र के आग्रह जो हैं उन्हें काफी हद तक विरोध को बर्दाश्त करने की मजबूरी प्रदान करते हैं। तो बहुत सी सरकारें ये काम खुशनुमा तरीके से करती हैं और बहुत सी सरकारें बहुत ही मजबूरी में काम करती हैं। तो मोदी सरकार विरोध को केवल तभी बर्दाश्त करती है जबकि बहुत मजबूरी हो।
जरा सा भी मौका अगर मिलता है तो वो विरोध को बर्दाश्त करने की बजाय मुंह बंद करने की कोशिश करती है, और ये उसका सबसे ताजा उदाहरण है। एक अलग तरह के प्रश्न को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। राहुल गांधी 2 दिनों तक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एक सेवादार की भूमिका में रहे। कहा यह गया कि उनकी निजी यात्रा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजें भी राजनीति को प्रभावित करती हैं, या इनको सिर्फ निजी ही मानना चाहिए? नहीं, निजी तो बिल्कुल नहीं है, भले ही उन्होंने कहा हो। मैं नहीं मानता हूं कि कोई चीज नहीं, एक नेता जो कि राष्ट्रीय स्तर का नेता है, उसमें कुछ भी निजी नहीं होता। अब कितने बजे सवेरे सो के उठता है, वो व्यायाम करता है कि नहीं करता है, दरअसल क्या खाता है क्या नहीं खाता है, कैसे कपड़े पहनता है, इन सब चीजों का राजनीतिक महत्व है। और इन सब चीजों के आधार पर एक एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है, एक राजनीतिक कहानी बनती है। जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की है, तब से उन्हें लगातार एक युक्ति प्राप्त हो गई है, जिसके जरिए लगातार वो अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखते हैं, लगातार अपने आप को खबरों में रखते हैं, लगातार जनता के विभिन्न तबकों से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। ये बिना घोषित किए हुए उनकी भारत जोड़ो यात्रा जारी है। ये भारत जोड़ो यात्रा का वो आयाम है जो कि अदृश्य है। इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा केवल तकनीकी रूप से नहीं है। पहली भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी भारत जोड़ो यात्रा के बीच का जो अंतराल है, उस बीच के अंतराल को राहुल गांधी इस प्रकार भर रहे हैं। वो धर्म को लेकर बयान देते हैं। अभी उन्होंने धर्म के सवाल को लेकर अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा था अखबारों में, इसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ। और उस लेख को लेके भी मैंने देखा कि आमतौर पर जो लोग अखबार पढ़ते हैं और गंभीर चीजें पढ़ते हैं, उनके बीच में चर्चा हो रही थी। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो एक जनसंपर्क की कवायद है, जो उनकी छवि को और बेहतर बना रही है। एक आखिरी सवाल आज की बातचीत के लिए, जो कि कल की घटना से संबंधित है। नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि केसीआर, यानी कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वो हमारे पास यानी एनडीए में आना चाहते थे, पर मैंने मना कर दिया कि वो ना आए। क्या इस तरह की कवायद या इस तरह के भाषण जो है नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, उससे केसीआर को थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि 10% के आसपास मुसलमान वोटर है वहां पर? देखिए, मेरा तो हाँ, ये केसीआर को मुश्किल हो सकती है, लेकिन ऐसा करके नरेंद्र मोदी वहां कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई वक्तव्य दिए हैं पिछले दिनों, जो नरेंद्र मोदी जो वक्तव्य देने में जो कुशलता और दूरंदेशी दिखाते थे, उसकी मुझे वहां यहाँ कमी लग रही है। उन्होंने सनातन के सवाल पे बहस शुरू की। नतीजा क्या निकला? तमिलनाडु में उनकी पार्टी के और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ का, एनडीए का जो सबसे बड़ा पार्टनर पार्टी थी, अन्ना द्रमुक, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। अब इस वक्त सनातन के मुद्दे पे कोई नहीं बोल रहा है, सब चुप है। जब से अन्ना द्रमुक ने साथ छोड़ा है, सनातन के मामले में सबको सांप सूंघा हुआ है। अभी उन्होंने जब जातिगत जनगणना हुई तो वो ये कहते हुए पाए गए कि क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों को मिलने वाले जो प्राथमिकताएं हैं, अल्पसंख्यकों को मिलने वाला हिस्सा है, उसकी कमी करना चाहती है। और उसके लिए मनमोहन सिंह के उस वक्तव्य को, जिसकी बहुत निंदा भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक वाले कर चुके हैं, उस वक्तव्य को उन्होंने एक सकारात्मक रोशनी में उन्होंने पेश कर दिया। अब अगर वो केसीआर के ऊपर, के चंद्रशेखर राव के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो भाजपा के साथ हेलमेल करना चाहते थे एनडीए में आकर, तो जाहिर है कि तेलंगाना के जो मुसलमान मतदाता हैं, वो उनको कांग्रेस की तरफ धकेला रहे हैं कि आप जाइए कांग्रेस को वोट दे दीजिए, भाजपा को तो वोट वो देंगे नहीं। और कांग्रेस वहां पे प्रमुख पार्टी है, और ऐसी जहां तक मुझे खबर मिली है, कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव वहां पे लड़ रही है। ये भी हो सकता है कांग्रेस तेलंगाना का चुनाव जीत जाए। अभी तक मेरे मन में ये छवि थी कि शायद बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति ही तेलंगाना का चुनाव जीत सकती है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहेगी, भाजपा तीसरे नंबर पर रहेगी। लेकिन जो ताजी खबरें वहां से आ रही हैं, उन ताजी खबरों में ये है कि टक्कर बहुत जबरदस्त है। कांग्रेस भी चुनाव जीत सकती है और बीआरएस भी चुनाव जीत सकती है। और इस तरह से नरेंद्र मोदी कांग्रेस की मदद करते हुए दिख रहे हैं। तो इस वक्त थोड़ा सा भाजपा का जो रणनीतिक मानस है, मैं समझता हूं जब से इंडिया गठबंधन की राष्ट्रीय एकता हुई है, तब से ये पहले की तरह बहुत आश्वस्त नहीं रह गया है, थोड़ा सा हिला हुआ लग रहा है। तो आज की बातचीत को तो हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े अन्य मसलों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। अगर आपने अभी तक नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। आज की बातचीत के लिए अभय सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।